हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, फाइनली आपके लिए आ चुका है खंड 2। ये हमारा खंड 2 फाइनली मैंने खंड 1 अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर अपन ने इन खंड 1 के बारे में 3 अध्याय के बारे में संपूर्ण संक्षेप में जाना था। अब जानेंगे खंड 2, इसमें जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जो किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, इसके बारे में जानेंगे। अगर वो वाला खंड A का वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देखने बाद आप खंड A देख लेना, और इस वीडियो पे जैसे ही 25 कमेंट कंप्लीट होते हैं मैं थर्ड भाग अपलोड कर दूंगा। कौन सा? महाभारत की एक सांग जो भारत भूषण अग्रवाल जी ने लिखी है। तो चलिए बात करते हैं अपन खंड 2 के बारे में। नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। जो इस नाटक का मुख्य पात्र है वो है ध्रुव स्वामिनी, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी है। किसकी? लिच्छवी वंश की। अब बात करते हैं इसका 4th अध्याय वो है नाटककार जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व एवं कर्तव्य, और इकाई 5 है ध्रुव स्वामिनी में कथा वस्तु परिवेश तथा उद्देश्य क्या है, और इकाई 6 है ध्रुव स्वामिनी में चरित्र चित्रण, और इकाई 7 है भाषा शैली और रंगमंच प्रस्तुति। मतलब पूरा ध्रुव स्वामिनी का ही है, 4 अध्याय हैं। तो मेन इसका खंड है वो है ध्रुव स्वामिनी। चलो इसके बारे में संक्षेप में जानते हैं, और इसके बारे में प्रश्न उत्तर कौन कौन से वो भी जानेंगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता देता हूँ कि कल 10 बजे से 12 बजे के बीच में एक इंपॉर्टेंट लाइव होने वाला है, जिसके अंदर मैं पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा, जिसमें से मैं गारंटी से कह सकता हूं दोस्तों 70 में से आपको 30 नंबर प्लस मार्क्स देखने को मिलेंगे उसी प्रश्न पत्र में से, ज़्यादा 30 प्लस। तो वो वीडियो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता हूँ किसी कारणवश। तो मैं 10 बजे से 12 बजे के बीच में एक लाइव करूंगा। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेट कर दो। 10 मिनट का वीडियो रहने वाला लाइव, वो फिर बाद में प्राइवेट हो जाएगा। लास्ट में आपके लिए एक बोनस पॉइंट पे, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। चलो लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एकदम साफ वीडियो नहीं आ रहा तो सबसे पहले जाओ IS HD क्वालिटी के अंदर कर लो 720 के अंदर। और बात करते हैं अब अध्याय 4 की। खंड ब के अंदर ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित हैं उसके अंदर अध्याय 4 की। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एक बात सुन लो, आपके एक इसमें से सप्रसंग वाक्य आने की पूरे चांस है। तो सप्रसंग वाक्य कैसे करते हैं आपको पता है या नहीं है? नहीं पता है तो मेरे को कमेंट कर दो कि नहीं पता है। एक सप्रसंग वाक्य पर पूरा वीडियो बनाओ तो मैं आपका एकदम पूरा वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि सप्रसंग वाक्य आने वाली है। चलो बात करते हैं अध्याय 4 का। अध्याय 4 है नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक रामगुप्त था और एक चंद्रगुप्त था। रामगुप्त बड़ा था और चंद्रगुप्त छोटा था। इसके मुख्य पात्र कौन कौन है? सकराज, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कौमा, पुरोहित तथा सामंत और लिच्छवी राजवंश। दोस्तों एक आपको होमवर्क के रूप में एक सवाल देता हूं। जब रामगुप्त राजा था तो उसका सलाहकार मंत्री कौन था? उसका नाम आप मेरे को कमेंट में बताओगे। ये आपका होमवर्क है दोस्तों। 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आ सकता है कि रामगुप्त के शासन के समय मगध राज्य का या जो भी रामगुप्त का मंत्री कौन था। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कहानी। इस पूरी ध्रुव स्वामिनी की सबसे पहले आप कहानी सुनो। जैसे ही पूरी कहानी सुनोगे फिर आप चाहे 14 नंबर का इसमें से एक प्रश्न आए, चाहे 4 नंबर का आए या कितने भी नंबर का आए, आप एकदम कंप्लीटली पूरा कर सकोगे। तो सबसे पहले सुनो इसकी कहानी। किसकी? ध्रुव स्वामिनी की। दोस्तों ध्रुव स्वामिनी लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी। किस वंश की? लिच्छवी राजकुमार की राजकुमारी थी। और इसका विवाह है जो रामगुप्त से हुआ था। किससे हुआ था? रामगुप्त से। पहले तय हुआ था चंद्रगुप्त से, क्योंकि रामगुप्त था वो एक अयोग्य शासक था। तो समुद्रगुप्त चाहते थे कि ये मेरे मरने के बाद चंद्रगुप्त ही शासक बने, लेकिन रामगुप्त के मंत्री के छल कपट के द्वारा रामगुप्त को मगध का गुप्त वंश का शासक बना दिया गया, जो कि एक अयोग्य राजा था। तो रामगुप्त से हैं जो मंदाकिनी की मंदाकिनी रामगुप्त की बहन थी, और रामगुप्त को जो रामगुप्त की पत्नी थी इससे शादी करवा दी गई थी। किसकी? ध्रुव स्वामिनी की रामगुप्त से शादी करवा दी गई थी। और चंद्रगुप्त मर गया था, उसके बाद रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की शादी हो गई, और उसके बाद में 5 वर्ष तक रामगुप्त का कार्यकाल रहा। तो 5 वर्ष में ये रामगुप्त था जो नापुंस था और ये अयोग्य एक शासक था जो अपनी पत्नी को भी नहीं बता पाया था। एक बार की बात होती है जब रामगुप्त शासन करता ही है, उस वक्त सकराज नाम का मतलब शकों द्वारा आक्रमण किया जाता है और रामगुप्त के पूरे दुर्ग को घेर लिया जाता है। किसके? रामगुप्त के पूरे ग्रुप को घेर लिया जाता है, पूरे दुर्ग को घेर लिया जाता है। किसके द्वारा? शकों के राजा सकराज के द्वारा पूरा जो दुर्ग होता है रामगुप्त का वो घेर लिया जाता है, और सकराज है जो 2 संधि भेजता है रामगुप्त के पास। तो दोस्तों संक्षेप में मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। तो रामगुप्त के पास सकराज संधि स्वरूप 2 प्रस्ताव भेजता है। एक तो इसकी रानी मांगता है, रानी कौन सी थी? उसकी ध्रुव स्वामिनी, कि उसको सकराज के पास भेज दिया जाए। और दूसरी संधि होती है कि उनके सामंत और सरदारों के लिए, किसके लिए? जो सकराज के सेनापति है उनके लिए सामंतों की पत्नियां भेजी जाए। जो पुरोहित और सामंत थे जो मगध राज्य के अंदर गुप्त वंश रामगुप्त के जो सामंत थे उनकी पत्नियां भेजा जाए। ये 2 संधि भेजते हैं। 2 संधि भेजते ही डरपोक था रामगुप्त, तो ये दोनों संधियां मान लेता है और ध्रुव स्वामिनी को इसके सकराज के पास जाने के लिए इजाज़त दे देता है, ज़बरदस्ती भेज देने की आज्ञा देता है, और पुरोहितों की भी पत्नियों को ज़बरदस्ती भेजने का आदेश देता है। लेकिन चंद्रगुप्त इस बात से असंतुष्ट थे और चंद्रगुप्त
ध्रुव स्वामिनी से प्रेम भी करते थे। तो उसके बाद क्या होता है, ये ध्रुव स्वामिनी होती हैं जो कटार निकालकर आत्महत्या करने के लिए कटार निकालती हैं। इसके डर के मारे वहाँ से रामगुप्त भाग जाता है और चंद्रगुप्त महिला का वेशभूषा धारण करके वो ध्रुव स्वामिनी और उनके साथ बहुत सारे सैनिक वेशभूषा औरतों का धारण करके वो जाते हैं सकराज जहाँ रहता था, जहाँ उसका केंद्र बिंदु था, जहाँ वो मतलब रुका हुआ था, उसके सकराज के दुर्ग में जाते हैं और सकराज खुश हो जाता है। सकराज की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था कौमा। वो समझाती है इसको कि सकराज ऐसा मत करो, मतलब पूरा समझाती है कि वो किसी की पत्नी है, उसे ज़बरदस्ती मत ले आओ, लेकिन फिर भी सकराज नहीं मानता है और इतनी सारी पत्नियों को देख के वो एकदम खुश हो जाता है। और जैसे ही वो दुर्ग के अंदर जाते हैं तो वो अपने आवेश में आके और चंद्रगुप्त वापस वो स्त्री धारण रूप से बाहर निकलकर सकराज की हत्या कर देता है। तो उसके बाद वापस आते हैं जब दुर्ग में अपने मगध में, तो रामगुप्त इससे नाखुश होता है और चंद्रगुप्त को मारने का प्रयत्न करता है। तभी पीछे से एक सैनिक आके रामगुप्त को मार देता है और इसको चंद्रगुप्त को अपना शासक बना लेते हैं और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का विवाह हो जाता है और उसके बाद ये खुशी खुशी शासन करते हैं। तो इससे हमें देखने को क्या मिलता है दोस्तों, अब हम इस कहानी के बारे में पूरा जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जयशंकर प्रसाद हैं तो 30 जनवरी 1990 में इनका 1990 का जन्म हुआ था। ठीक है, हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार तथा उपन्यासकार तथा निबंधकार हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब बात करें 5वां अध्याय आपके ध्रुव स्वामिनी में कथा, वस्तु, परिवेश तथा उद्देश्य। कहानी मैंने आपको पूरी बता दी है, पूरी की पूरी यही कहानी आने वाली है। इसी कहानी में से छांट कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने। इसके मेन उद्देश्य क्या थे दोस्तों? ध्रुव स्वामिनी के, जयशंकर प्रसाद के मेन उद्देश्य ये थे कि शासी राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना, नारी शक्ति को उजागर करना, विवाह की समस्या, क्योंकि पूर्ण विवाह कर दिया था ध्रुव स्वामिनी से तो विवाह की समस्या खत्म करवा दी थी, त्याग और उदारता की भावना। दोस्तों ये आपके पॉइंट है, अगर 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो ये तो मैंने आपको पॉइंट दे रखे हैं। अगर आपको नहीं पता कि परीक्षा के अंदर एग्जाम कॉपी कैसे लगते हैं तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप वो भी समझा दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। अब बात करते हैं 5th, कौन सी? प्रेम भावना का विस्तार। 6वां है अत्याचार एवं दुष्ट प्रकृतियों की समाप्ति की इन्होंने, जिसका मेन उद्देश्य, और प्राचीन इतिहास की जानकारी और देशभक्ति की भावना जगवाई है। अब बात करते हैं आपके 6वें अध्याय ध्रुव स्वामिनी में चरित्र चित्रण। तो ध्रुव स्वामिनी स्कंदगुप्त यानी समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त की अत्यंत सुंदर, सुशील, वीर व साहसी पत्नी थी और उसका पति रामगुप्त उसकी तुलना में अत्यंत कायर, विलासी, मद्यपी, दुष्चरित्र, अयोग्य व्यक्ति था, मतलब वो अयोग्य शासक था। दोस्तों 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि रामगुप्त कैसा व्यक्ति था, तो वो एक अयोग्य शासक था। अब दोस्तों बात करते हैं, यद्यपि ज्येष्ठ होने के कारण गुप्त साम्राज्य का जो अधिपति था वो कौन था? रामगुप्त था। अब बात करते हैं अपने लास्ट अध्याय के बारे में। किसके बारे में? भाषा शैली के बारे में। किसकी? ध्रुव स्वामिनी की भाषा शैली कैसी थी और रंगमय मंच प्रस्तुति कैसी थी? तो भाषा शैली कैसी थी? नाटक में भाषा सरल, वाक्यों की सहजता, प्रावत्ता, भावना अनुकूलता, घटना अनुकूलता, मतलब उसकी भाषा कैसी थी? एक तो प्रवात्मकता, ठीक है, भावानुकूलता, मतलब जैसे भाव थे उसकी, जैसे पात्र थे उसके भाव के अनुकूल हो जाती थी। घटनाक्रम जैसे कि चंद्रगुप्त का एकदम स्त्री वेश धारण करके शक की आवाज करना, मतलब घटनाक्रम भावनात्मक रूप में प्रस्तुत होता ना। व्यवहारिकता, जैसे व्यवहार होता है उसी प्रकार भाषा का उपयोग करना, जैसे कि रामगुप्त था वो ध्रुव स्वामिनी के साथ कैसा व्यवहार करता था उसमें, और स्वाभाविकता आदि के गुण अपेक्षित हैं। और नाटक में शुद्ध साहित्यिक, अलंकृत, काव्यम, संतकृष्ट निष्ठ एवं पांडित्य पूर्ण भाषा भी है। बात करते हैं रंगमंच संकेत। तो आपको बता दें ये गीत योग्य है। क्या रंगमंच संगीत क्या है? गीत योग्य है। इसमें टोटल 4 गीतों का प्रयोग हुआ है पूरे पाठ के अंदर, पूरे खंड के अंदर। अब बात करते हैं संकलन जय का निर्वहन। कौन सा? संकलन त्रय का, यानी 3 का, स्थान, समय और कार्य की एकता का संकलन का निर्वहन हुआ है और सरल भाषा का उपयोग हुआ है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? ये नाटक प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाटकीय कीर्ति है। दोस्तों इस प्रकार आपका खंड 4 कौन सा होता है? खंड 4 संपूर्ण होता है। खंड 4 के अंदर क्या था? ध्रुव स्वामिनी, मेन पार्ट क्या था? ध्रुव स्वामिनी आपका कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे दोस्तों आने वाले खंड 3 के बारे में। खंड 3 कौन सा है? खंड 3 दोस्तों है महाभारत की एक शांत, जो किसने लिखा है? भारत भूषण अग्रवाल जी ने। अब दोस्तों इसके बारे में संक्षेप में एक बार और जान लेते हैं ध्रुव स्वामिनी के बारे में। ध्रुव स्वामिनी के अंदर फाइनल ये रहता है कि ध्रुव स्वामिनी प्रेम करती है किससे? चंद्रगुप्त से, लेकिन रामगुप्त राजा होने के कारण रामगुप्त से विवाह कर दिया जाता है, लेकिन रामगुप्त नापुंस और अयोग्य शासक होने के कारण वो जल्दी मारा जाता है और चंद्रगुप्त है जो शकराज को खत्म करता है और ध्रुव स्वामिनी से विवाह करता है और खुशी खुशी शासन चलाता है। मेन संक्षेप ये था इसकी, और जो इसमें भाषा का उपयोग हुआ है वो सरल एवं सुबोध है। अब इसी के साथ ये हमारा खंड ब होता है कंप्लीट। और एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देता हूँ, तो अगर आपको इस PDF चाहिए ये वाला तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको DM में शेयर कर दूंगा। मैं आपको नीचे एक लिंक दे दे रहा हूँ जो मेरे व्हाट्सअप के, वहाँ से जुड़ के मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाओ, मैं आपको वहाँ से PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों खंड 3 जाने के लिए फटाफट से 25 कमेंट कंप्लीट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, बाय बाय। दोस्तों भूलना मत कल 10 बजे से 12 बजे के बीच में वो पेपर देखना। थैंक्स।